हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आज हमारी सीटेट सीडीपी पेपर 2 की 10th क्लास है। इससे पहले आपकी 9 क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, सीडीपी पेपर 2 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप सीडीपी पेपर 2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको लगा लेते हैं तो आप पेपर 1 के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 का सीडीपी का बिल्कुल सेम रहता है। जस्ट आपका डिफरेंस होता है लेवल ऑफ क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका पेपर 2 में थोड़ा सा अप रहता है पेपर 1 के कंपेरिजन में। इसीलिए अगर आप थोड़ा पेपर 2 के क्वेश्चंस को कर सकते हैं तो पेपर 1 आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीटेट से रिलेटेड किसी भी ऑथेंटिक अपडेट के लिए, प्लस क्लासेस के लिए एंड स्ट्रेटजी वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं किसी भी तरह की क्लासेस के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और जो भी फ्रेंड्स आपकी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपनी व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं, ठीक है। मैं बाल्यावस्था के बारे में, बाल्यावस्था की यहाँ बात करती हूँ तो यहाँ पर बच्चे छोटे होते हैं, वो क्या अपनी खुद की पहचान का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मध्य बाल्यावस्था में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उत्तर बाल्यावस्था में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किशोरावस्था में जो बच्चा होता है, बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर वो क्या करते हैं? अपनी पहचान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्वेश्चन है, आपका न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी तक मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया है, ठीक है। बाकी जो आंसर है ना इसका, वो चीज़ मैंने आपको समझाई है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, जब शिक्षक KWL क्या है? एक नीति होती है, ठीक है, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है। वह क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं और उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा है, अपनाते हैं, तथा वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ पर वो आपको बताना है इनमें से, ठीक है। तो K का मतलब होता है नो, यानी कि वो क्या जानते हैं। W का मतलब होता है आपका यहाँ पर वॉन्ट टू नो, यानी कि क्या जानना चाहते हैं। एंड L का मतलब होता है लर्न, क्या उन्होंने सीखा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी कि अधिसंज्ञान, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है मेटाकॉग्निशन को है, इससे बढ़ावा मिलता है अपनी सोच के बारे में सोचना, क्या हमने सीखा, हम क्या करना चाहते हैं या फिर हम क्या जानना चाहते हैं। तो ये हमारा होता है अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। लेव वैगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं अंतर विषयकता, यानी कि इंटर सब्जेक्टिविटी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है इंटर सब्जेक्टिविटी में, मान लीजिए कोई आप कुछ करना चाह रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। आप हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके फ्रेंड की वहाँ पर जो है थिंकिंग कुछ और होगी उसके बारे में, है ना। आपकी थिंकिंग कुछ और होगी। तो आपने जब कार्य को शुरू किया तो आपकी थिंकिंग कुछ और थी और आपके फ्रेंड की थिंकिंग कुछ और थी, लेकिन बाद में जब आपने धीमे धीमे उस प्रॉब्लम को समझा तो आप कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम, एक ही सॉल्यूशन आपस में समझ के द्वारा एक सॉल्यूशन पर पहुंच गए। आप दोनों को वो सॉल्यूशन से सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो आपसी समझ जिसमें होती है, एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर जहां हम पहुंचते हैं, वही हमारी अंतर विषयकता कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा गया है, हो सकता है आपके में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। इंटर सब्जेक्टिविटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? यानी कि जीन पियाजे की 4 स्टेज दी थी इन्होंने, ठीक है, विकास की। ये चारों स्टेजेस के नाम लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे जो है सेंट्रेशन की जो गुण होता है उससे आगे निकलकर जो है तार्किक चिंतन कर पाने में एबल होते हैं, समर्थ होते हैं। तो वो हमारी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट स्टेज। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसकी एज होती है, यानी कि ये जो अवस्था है इसमें बच्चा कितने साल का होता है, ये आपको बताना है। अगर एज क्योंकि पूछ ली जाती है तो इसकी एज होती है 7 से 11, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा 7 से 11 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और तर्क वाला। कथन क्या कह रहा है? शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास के सीमा क्षेत्र को देखा जाए। बिल्कुल सही बात है। तर्क क्या है? बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। दोनों ही यहाँ पर आपके सही हैं और ये जो है आपकी इसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 साल का जो रमेश है, स्टूडेंट है कोई, ठीक है, या बच्चा है कोई 5 साल का,
जिसका नाम रमेश है, वो तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। यानी कि वो ये बोलता है कि आपने जब किसी चौड़े गिलास में पानी रखा, ठीक है, और फिर उसी पानी को आपने किस में कर दिया, लंबे गिलास में डाल दिया, है ना, तो पानी क्या हो गया, उसकी मात्रा बढ़ गई, यानी कि पानी बढ़ गया, है ना। तो ऑब्वियसली आप जो है लंबे गिलास में डालोगे तो जो है वो क्या करेगा, थोड़ा कम कवर करेगा, ठीक है, और चौड़ा गिलास आपका ज़्यादा कवर करेगा इस पानी को, है ना। तो ये उसने बोला है। और तर्क क्या है इसका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित व तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल गलत। मूर्त संक्रियात्मक में बच्चे तार्किक रूप से हल कर पाते हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो देखिए कथन तो आपका यहाँ पर सही है, उसने ये तर्क किया है, ठीक, और ये तर्क भी सही है, ठीक है, लेकिन जो तर्क इन्होंने बोला है यहाँ पर कि जो मूर्त संक्रियात्मक स्टेज होती है उसमें बच्चे तार्किक रूप से हल नहीं कर पाते हैं, वो आपका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है आपका, लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो विकास के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मैंने आपसे कहा था वृद्धि और विकास के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर फर्स्ट वाला है, विकास एक क्रम अनुसार होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही, विकास एक क्रम में होता है। पहले आप जो है क्या करना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, फिर आप चलना, घुटनों के बल चलना सीखते हैं, फिर आप खड़े होकर चलते हैं ना, तो एक क्रम के अनुसार चलता है विकास। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, तो यही आपका यहाँ पर गलत है। ये कह रहे हैं कि विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, जबकि एक विशिष्ट दिशा होती है। विकास आपका कैसे होता है, सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही हमसे पूछा था कि कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो दूसरा ही सिद्धांत नहीं है, इसीलिए ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। विकास कुछ हद तक पूर्वानुमानतः है, यानी कि पहले से हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक, तो बिल्कुल सही बात है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारा कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैमित्तिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है, ये इनकी स्टेज है। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर कुछ समझाने वाली बात नहीं है, तो आप इसका करेक्ट आंसर कर देंगे। तो जो नैमित्तिक सापेक्षता अभिविन्यास होता है, इसकी क्या विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसको समझाने की भी ज़रूरत है, मैं आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा क्या करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। बच्चों का जो मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। बाधा नहीं डालती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावकारी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पता है इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि इन्होंने क्वेश्चन को आंसर बना दिया है और आंसर को क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगी तो सब समझ में आ जाएगा आपके। बाकी अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन आपको कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट हैं उनकी जरूरत के अनुसार शिक्षा दी जा रही है, यानी कि यहाँ पर शिक्षा कैसी है, कैसे शिक्षा दी जा रही है, छात्र केंद्रित शिक्षा है, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर शिक्षा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रगतिशील कक्षा, ठीक है। आपने देखिए मैंने आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन करवाया, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता है प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, और फिर आपको ये जो इसका क्वेश्चन में लिख दिया ना, वो आपको यहाँ आंसर में लिखा हुआ मिला था कि बच्चों की जरूरतों के अनुसार जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, प्रगतिशील कक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। है कथन और तर्क वाला है। कथन क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर देखिए ये बोला गया है कि जो बुद्धि परीक्षण होते हैं, जो हमारे इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कि केवल उनकी पहचान के लिए केवल इंटेलिजेंट टेस्ट ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि बच्चे इंटेलिजेंट हैं। जैसे कि कुछ क्रिएटिव बच्चे करते हैं, उनकी ड्राइंग के द्वारा उनकी रचनात्मक को कुछ भी दिखाते हैं, ठीक है, उस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। दूसरा तर्क क्या है, यहाँ पर हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न क्षमताओं, व्यक्तित्वों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही बात अभी मैंने आपको बताई कि हर एक, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसकी जो प्रतिभा है वो अलग, उसकी जो भी वो करता है, जो भी कार्य वो करता है, ठीक है, उसमें अलग आपको दिखाई दे जाएगी उसकी विशेषता, ठीक है, वो कुछ विशेषताओं को प्रस्तुत करता है जहाँ से आप पहचान कर सकते हैं कि हाँ ये एक प्रतिभाशाली बच्चा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कल परसों की क्लास में ही मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बातें करते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह क्या किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि खुद से बातें जब हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच, यानी कि निजी वाक, खुद से बातें करना। तो निजी वाक कौन कौन से में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में है, तो 3 गलत हो गया और 4 गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तथा शिक्षकों को इससे क्या करना चाहिए। आप मुझे खुद बताइए, क्या उनको आपको डिमोटिवेट करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। आपको बच्चों को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना है, उनको बढ़ावा देना है, उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर
गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना किसका उदाहरण है। यानी कि ऐसा बोला जाए कि जो गुलाबी रंग है वो लड़कियों को पहनना चाहिए, ठीक है, नीला रंग लड़कों के लिए होता है। तो ऐसा क्यों है, मतलब ये किस चीज़ का उदाहरण है, लैंगिक समता का, समानता का, रूढ़िवादिता का या लैंगिक सशक्तता का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लैंगिक रूढ़िवादिता। ये आपकी सोच है, ठीक है। लड़कियां भी ब्लू रंग पहन सकती हैं, ठीक है, और जो बॉयज़ हैं वो भी गुलाबी पिंक कलर की शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कलर सिर्फ लड़कियों के लिए होता है या फिर ये कलर लड़कों के लिए होता है। ये हमारी सोच होती है जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया है लैंगिक रूढ़िवाद। यानी कि जेंडर में हम जो है तरह तरह की सोच निकालते हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, लड़कों के बस में ये नहीं है, लड़कों को ये नहीं करना चाहिए, है ना, ये लड़कों के काम नहीं होते हैं, झाड़ू पोंछा करना, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये क्या होती है, हमारी सोच होती है जिसको हम लैंगिक रूढ़िवादिता भी बोलते हैं। तर्क वाला कथन क्या कह रहा है, शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए एक शिक्षक को जिससे वह अपनी मान्यता की जिससे उसकी यह मानता हो कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है, ये दर्शा पाएँ। बिल्कुल सही बात। आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे जिससे आपके अंदर ये झलकना चाहिए कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है सीखने की क्षमता है। चाहे कोई भी बच्चा हो, हर एक बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता है। तर्क क्या है, शिक्षकों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यताएं व बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही। जब बच्चों को ये लगेगा कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कि कोई बच्चा आपको आंसर नहीं बता पा रहा है, फिर भी आप उससे मोटिवेट करें कि नहीं आप बता सकते हो, उससे क्या होगा, बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, और वो नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे, उसी टाइम भी ट्राई करेंगे, बाकी उनको नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम वो एकदम अटेंटिव रहेंगे, सीखने के क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे, है ना। तो आपके दोनों ही यहाँ पर सही है, कथन भी तर्क भी। और हाँ, एक बात और, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ठीक है, इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यकीन मानिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करते हैं तो आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। सतत व समग्र मूल्यांकन को हम बोलते हैं CCE, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये फुल फॉर्म पूछी गई है इसलिए याद रखना, ठीक है। और ये देखिए, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली जो आपका एवेल्युएशन है वो कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए, समग्र होना चाहिए, यानी कि आपकी सभी जो भी आप लर्न कर रहे हैं उस पूरा आपका विकास होना चाहिए, उस तरीके से आपका एवेल्युएशन किया जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसका सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है, विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिफरेंट मेथड्स का आपको यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके क्लास में भी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, हर बच्चे के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। और आपको जो बच्चों का मूल्यांकन है वो समय समय पर करना चाहिए, साल के शुरू या अंत में नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो गया। सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना, बिल्कुल गलत। आप देखिए, लिखित और वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ एग्जाम ही ले रहे हैं ना, जबकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसमें उनको मज़ा नहीं आता है ना। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इवेल्युएट करने के, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इन्हीं को देकर के सभी बच्चों का क्या ले रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, उनका टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, मूल्यांकन के लिए मानकीकृत, देखिए स्टैंडर्ड वर्ड आ गया यहाँ पर, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, है ना। तो जब भी सभी के हमेशा यही करना चाहिए, सभी बच्चों के लिए ऐसा होना चाहिए या फिर ओनली यही होना चाहिए, ये सारे आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न महज प्रत्यास्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसको आप अगर बच्चों से पूछोगे तो उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा, ना कि प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण का क्या मतलब होता है, वही रिकॉल करना, चीज़ों को याद करना, ठीक है, उससे रिलेटेड, उसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलना चाहिए उस क्वेश्चन से। ऐसा क्वेश्चन आपको इसमें से फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ। तो ये तो रटा हुआ क्वेश्चन होगा, आपको पता, बच्चों को पता होगा कि इस वाले वर्ष में हुआ था, इसमें उनको कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो गया। भारत में कितने राज्य हैं, वो तुरंत बता देंगे 29, यहाँ पर भी उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत का पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो तुरंत बता देंगे, है ना, इसमें उनको जो है कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको प्रत्यास्मरण यानी कि उनको पहले से याद होगा, पहले से रटा हुआ होगा, वो आपको बता देंगे। अब एक ही ऑप्शन बचा, वही आपका करेक्ट है यहाँ पर, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स निकल करके आएंगे उनके माइंड में, तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ पर बच्चे एक्टिव रहेंगे और बच्चे की थिंकिंग भी यहाँ पर डेवलप होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना। कुछ नहीं होता, आपको ऐसा क्वेश्चन देखना है जहाँ से जो है बच्चों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने का अवसर मिले, है ना। ऐसा नहीं है कि कौन सा पर्टिकुलर आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ पर कितने राज्य हैं, ठीक है, यहाँ पर यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ का राष्ट्रपति कौन है, तो ये चीज़ें आपकी एक वर्ड में आंसर
यहाँ जिसका एक वर्ड में आंसर होता है वो आपका कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं दे सकता। यहाँ पर देखिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके बच्चे यहाँ पर आपसे शेयर कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए ये समावेशी कक्षा के बारे में भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैं आपको बहुत बार करवा भी चुकी हूँ, ठीक है, इसी सीरीज में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, समावेशी कक्षा क्या होती है, जहाँ पर हर एक बच्चे को इंपॉर्टेंस दी जाती है, जहाँ पर हर एक बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, वो हमारी होती है समावेशी कक्षा। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, विद्यालय पाठ्यचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूह के बच्चों का सहभाग को प्रतिबंधित, देखिए उनको जो है इग्नोर किया जाता है, प्रतिबंधित रखा जाता है, तो ये तो गलत है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट क्या है, समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है, बिल्कुल सही। हर एक बच्चे, जो भी बच्चा, मान लीजिए हर एक बच्चे की क्या होती है, भिन्नताएं अलग अलग होती हैं, हर एक बच्चा जो है अलग बैकग्राउंड से आता है, हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, है ना, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हर एक बच्चे को जो है स्कूल में संबोधित किया जाता है, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समावेशन के बारे में। नेक्स्ट है आपका समावेशन केवल, देखिए केवल वर्ड आ गया, ये तो आपका सही हो नहीं सकता है कि केवल विकलांगता जो विकलांग बच्चे होते हैं ना उनके लिए ही होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है। वंचित समूह का मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जिनको जो है प्रॉपर, जो एक नॉर्मल बच्चा होता है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में उसको जो है प्रॉपर उसकी ज़रूरत के अनुसार चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जैसे कि वो आर्थिक परेशानी हो सकती है, ठीक है, सामाजिक चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, एक नॉर्मल बच्चे को जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं उसको नहीं मिलती हैं, ठीक है, जिसके कारण वो जो है एक बहुत ही गलत भावना उसके अंदर क्रिएट हो जाती है ना। तो ऐसे बच्चों के समायोजन करने के लिए, यानी कि ऐसे बच्चे को क्लास में एडजस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। उनके लिए अलग संख्या बना देंगे, उनको जो है अलग बिठाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल गलत। आपको बच्चे को अलग नहीं बिठाना है, इससे तो उसके मन में और गलत फीलिंग्स आएंगी। उसके लिए घर पर अलग ट्यूशन दिलवा देना उसको, या फिर उनके सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा, यानी कि वो जिस सोसाइटी से है, जिस संस्कृति से है, उसको इग्नोर नहीं करना है कभी भी आपको, ठीक है। उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके वो उसका आत्मविश्वास बढ़ाकर, बिल्कुल सही, आपको क्या करना है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उसमें अपनेपन की भावना पैदा करनी है, ठीक है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत बार रिपीट हो चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होता है। निम्न में से कौन से कक्षा कच्ची प्रावधान एक विद्यार्थी जिनकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि देख नहीं सकते, जिनकी दृष्टि कम है, कम देख पाते हैं या फिर देख ही नहीं पाते हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए आपको इनमें से क्या क्या करना चाहिए, 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, आपको बताना है, ठीक है। प्रकाश के साथ आवर्तक लेंस का प्रावधान करना, आवर्तक लेंस जो होता है उसके द्वारा आपको कोई भी चीज़ लिखी हुई होगी, है ना, तो आपको वो बड़ी दिखाई देती है ना, और बच्चे देख नहीं पाते हैं, कम देख पाते हैं, तो उनको बड़ा बड़ा लिखा होगा तो अच्छे से देख पाएंगे, है ना, तो ये तो सही है उनके लिए। ब्लैक बोर्ड के कार्य की मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है आप उसको बोलेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उनको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ना, तो वो सुन करके उसको समझ पाएंगे, सुन करके उसको लिख पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। 3 क्या है, बहुत से दृश्य प्रस्तुति कर देना, बिल्कुल गलत। बहुत से दृश्य प्रस्तुतिकरण अगर आप देंगे तो उस चीज़ को तो वो देख ही नहीं पाएंगे ना, तो उसी चीज़ की आप यहाँ पर कर रहे हो, उस चीज़ को दिखा रहे हो, है ना, दिखाने से क्या होगा, जब वो देखने में एबल ही नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 तो आपका गलत हो गया। काम पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा समय देना, बिल्कुल सही, क्योंकि वो जो है आराम से देख नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा धीमे धीमे लिख पाएंगे, उनको कभी दिखाई देगा कभी नहीं देगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो आपका 1, 2 और 4 ये तीनों ही यहाँ पर सही है, थर्ड वाला गलत है, तो 1 to 4 किसमें है, 1 to 3 है, 1 to 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप में सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका, यहाँ पर बच्चों को आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पर बच्चे एक्टिव हों, जहाँ पर बच्चे सोच पा रहे हों ना, ठीक है, थिंकिंग में क्या हो, इंगेज हों, ठीक है, ऐसा आपको बताना है मेथड। तो उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना, तो बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट होता है। आप उनको यहाँ पर मोटिवेट ही तो कर रहे हैं, आपने कह दिया उनसे कि ये प्रॉब्लम है, आपने उनको कोई प्रॉब्लम दे दी, ठीक है, आपको क्या करना है, इसके अलग अलग तरीके सोच रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली वो अलग अलग तरीके से जब सोचेंगे तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाती है, वो चीज़ हमारी क्रिएटिव भी हो जाती है, इसको हम रचनात्मक रूप बोल देते हैं। जब भी हम किसी चीज़ का कुछ नया क्रिएट करते हैं तो हमारा रचनात्मक भी हो जाता है, ठीक है, और इस तरीके से सोचने के लिए हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी 2 में क्या है, रटने के लिए, देखिए रटना आपको गलत होता है, प्रत्यास्मरण ये भी आपका रटने से ही रिलेटेड होता है, याद करने से। बहुविकल्पी प्रश्न देकर, बहुविकल्पी में क्या होगा, है ना, वो कुछ सोचेंगे नहीं सोचेंगे, आप क्वेश्चन पूछोगे तुरंत वो उसका आंसर दे देंगे, ये बहुविकल्पी होता है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट। आई होप कि सभी इसका आंसर कर पाएंगे। एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा, यानी कि बाधा डालेगा, यानी कि नेगेटिव आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आपको मैंने आपसे कहा था स्टैंडर्ड
आपको निर्देश कभी भी नहीं देने हैं, मानकीकृत निर्देश आपके यहाँ पर नेगेटिव होता है, ये आपका बिल्कुल नहीं देने हैं आपको। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा प्रभावशाली शिक्षण कब होता है, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग कब होती है? जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा व खारिज किया जाए, बिल्कुल गलत। हमें कभी भी बच्चों को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट को अमूर्त बनाकर व असंदर्भित तरीके से पढ़ाया जाए, यानी कि उनको अमूर्त बना दिया जाए, उनको जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि उनको बच्चों को एक तरीके से जो है उनको अमूर्त तरीके से, यानी कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती हैं उनके बारे में सोचने के लिए बोलना अमूर्त तरीके से, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। जब कक्षा का वातावरण भय और तनाव पर आधारित, तो ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4। जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकार व संबोधित किया जाए, यानी कि जब लर्निंग में जो है आपके इमोशंस को भी ऐड किया जाए, तो आपकी जो टीचिंग होती है वो इफेक्टिव होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है? यहाँ शिक्षक केंद्रित मतलब जहाँ पर टीचर जो है एक्टिव रहता है, बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं, टीचर एक्टिव होता है, वो हमारी होती है शिक्षक केंद्रित मेथड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, व्याख्यान लेक्चर। तो लेक्चर कौन देता है? लेक्चर आपका कौन देता है? टीचर ही तो देते हैं, है ना। तो वहाँ पर टीचर पूरी तरह से एक्टिव होता है, उसको जो है पूरी तरह से लेक्चर को डिलीवर करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है? ठीक है, अभी इसको मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको करवाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आद्य संज्ञान। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेटा कॉग्निशन, खुद को जानने की क्षमता, खुद को समझने की क्षमता, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है? आद्य संज्ञान। तो ये थे आज के आपके कौन सा था? आई होप यस 12 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।